हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस को करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस रहेगी ना जो अभी तक हमने प्रोज सेक्शन को किया था ना। प्रोज सेक्शन में जो भी राइटर को हमने कवर किया है, लास्ट हमारे राइटर कौन रहे हैं? रिचर्ड राइट, है ना। लास्ट में यही राइटर रहे हैं ना। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो लास्ट में ये आपके में हमने पढ़ा है। अभी कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था रिचर्ड राइट का। तो यहाँ तक हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और इसमें टोटल आपको ना 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? आज की इस वीडियो में ना टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और पूरे प्रोज राइटर पे हैं। जितना भी हमने कवर किया है बस उसी पे है। बाकी जो मैंने कवर नहीं किया, अभी नहीं पढ़ाया है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनाया है। लेकिन जितना कवर किया है उसमें 50 क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ 50 कर लेते हैं, बाद में फिर इसी पे और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो ये आपके एलटी का ही है एंड एलटी की अब तक 57 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें हमने रिचर्ड राइट को कवर कर दिया था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हो और आप चाहते हो कि एलटी की मुझे थ्योरी क्लासेस पढ़नी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस पे जुड़े रहिए। और यहाँ पे आपको ना अभी आप जाके चेकआउट करेंगे प्लेलिस्ट में या कोर्सेज करके आता है, वहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो 57 वीडियोस पड़ी हैं आपकी थ्योरी क्लासेस की और ये चली ही रही है। ठीक है, रिचर्ड राइट तक हो चुका है प्रोज सेक्शन में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जो अभी तक हमने कवर किया है जितने भी राइटर को। ओके, तो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फीडबैक ज़रूर दिया करें लास्ट में। ओके, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि 57 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जो आपकी थ्योरी क्लासेस है। तो अगर आप कहीं से भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो इस चैनल पर आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारी कराई जा रही है एलटी की, वो भी थ्योरी क्लासेस। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर वहाँ इस चैनल से जुड़े और वहाँ फिर अपनी तैयारी को पोस्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपना फीडबैक भी दिया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो इसी तरह आपके लिए और वीडियोस लाती रहूं। ठीक है, ये सब आपका काम है करने का, बाकी मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास में आज हम सिर्फ 50 देख लेंगे, बाद में इस पर और भी वीडियोज़ आएंगी जब मैं प्रोज सेक्शन फिक्शन को कवर कर दूँगी। फिर फ्रांसिस बेकन इज़ फेमसली नोन एज। आज की 50 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि सबका क्वेश्चन 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा आप लोग, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, हमने इसका सब थ्योरी कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन इज़ द फेमसली नोन एज। फ्रांसिस बेकन किस नाम से जाने जाते हैं? काफ़ी फेमस हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्रांसिस बेकन है वो इंग्लिश एस्से का उनको क्या माना जाता है? हिंदी में बोलूँ तो जनक माना जाता है और इंग्लिश में बोलूँ तो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है। किसे? फ्रांसिस बेकन साहब को। क्यों कहा जाता है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही इंग्लिश लिटरेचर में एस्से लिखने की जो परंपरा है ना उसको पॉपुलर बनाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपने ध्यान देना है। अच्छा, जब पूछा जाए कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसे कहा जाता है, ये जो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट है ये किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जो एस्से है ना, एस्से लिखने की जो परंपरा है ना उसको लोकप्रिय बनाया था। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अल्फा ऑफ द प्लो किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है एजी गार्डनर साहब को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन साहब को कहा जाता है। ठीक है, अल्फा ऑफ द प्लो किसे कहा जाता है? तो एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर को कहा जाता है, एजी गार्डिनर जिन्हें हम कहते हैं एब्रीविएशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इन ऑफ ट्रूथ बेकन ओपन्स द लाइन व्हाट इज ट्रूथ सेड डैश एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। तो बेकन जब ये ऑफ ट्रूथ को स्टार्ट करते हैं ना तो इस लाइन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, सेड, उसके बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? एंड वुड नॉट स्टे फॉर आंसर। कौन सा यहाँ पे वर्ड आएगा आपको फिलअप करना है, यहाँ पे फिल करना है, क्या आना चाहिए। ये भी मैंने पढ़ाया है ऑफ ट्रूथ, मैंने सब कुछ कवर किया है, आपके यूट्यूब चैनल पे ही कवर किया है। आज की जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना ये ऑलरेडी मैंने इसकी थ्योरी करा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी गलत होना चाहिए। जो बच्चे स्पेशली मुझसे जुड़े हैं
मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी उन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, जो शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका गलत होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉन्टियस पायलट हो जाएगा कि जीसस क्राइस्ट, सोक्रेट्स या सेंट पीटर। तो हमने पढ़ा था ना, बेकन अपने एस्से ऑफ ट्रूथ की शुरुआत इस लाइन से करते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ क्या है। शेड, उसके बाद क्या आता है, जहाँ रोमन गवर्नर, ये क्या रहता है, एक रोमन गवर्नर जिसका नाम रहता है पेंटियस पायलट। ठीक है, पोंटियस पायलट ये नाम रहता है। इससे पूछता है कि ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, लेकिन वह जवाब सुनने के लिए वहाँ रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये बेकन साहब ये लाइन यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑफ ट्रूथ की जो लाइनें हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये एक ना, ये जो पोंटियस पायलट है ना, ये एक रोमन गवर्नर है और ये एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रूथ, सत्य क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने, बस क्वेश्चन ही पूछता है, उसके आंसर सुनने के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कंप्लीट द एफोरिज्म फ्रॉम ऑफ स्टडीज, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एंड डैश मैन। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऑनेस्ट आएगा, एग्जैक्ट या इंटेलिजेंट या ऑब्जर्वेंट, क्या आना चाहिए। इस एफोरिज्म को मतलब यहाँ पे ऑफ स्टडीज़ जो है ना, इसको कंप्लीट करना है। रीडिंग, ये एक एफोरिज्म है, एक कहावत है, रीडिंग मेक अ फुल मैन। जो रीडिंग है, बेकन का कहना है कि पढ़ने से, रीडिंग मतलब पढ़ने से ना जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो क्या बनता है, वो फुल मैन बनता है। फुल मैन मतलब कंप्लीट आदमी बनता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, चर्चा करने से क्या बन जाता है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, चर्चा करने से वो क्या बन जाता है, वो हाजिर जवाब या रेडी बन जाता है, तैयार बनता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस या आर्गुमेंट करते हो तो उससे बंदा क्या बन जाता है, विटी बन जाता है, रेडी रहता है। एंड राइटिंग अ मैन, और राइटिंग करने से यानी कि लिखने से आदमी क्या बन जाता है, ऑनेस्ट बन जाता है, एग्जैक्ट बन जाता है, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट। इसको फिल करना है, ये भी पढ़ाया मैंने। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखने से वो सटीक बनता है, लिखने से क्या बन जाता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब सटीक बनता है लिखने से। समझ में आया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, और याद रखना वीडियो के लास्ट में पूरा देख लीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं जानती लेकिन कुछ का जानती हूँ, सभी का मुझे ये चाहिए कि हाँ आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पढ़ाई है तो मेरी मेहनत को वहाँ पे दिखनी चाहिए कि आपने कितना स्कोर किया इसका। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 50 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बेकन इन ऑफ स्टडीज़, वाई शुड वन स्टडी हिस्ट्रीज। पढ़ा ये भी हमने कि ऑफ स्टडीज़ में बेकन के अनुसार वाई शुड वन स्टडी हिस्ट्रीज, कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। बेकन के अनुसार हमें अलग अलग विषय में हमें अलग अलग क्या होता है, इन्होंने कहा है कि हमें हिस्ट्रीज क्यों पढ़ना चाहिए। टू बिकम विटी बनने के लिए, वाइज बनने के लिए, सब्टिल बनने के लिए या डीप बनने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बेकन, ठीक है, इनका कहना ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट हमें अलग अलग क्वालिटी देते हैं। जैसे हम अलग अलग अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जैसे हम अलग अलग विषय पढ़ेंगे तो अलग अलग विषय पढ़ने से हमें अलग अलग वो सारे जो विषय है ना वो हमें अलग अलग गुण देते हैं। स्पेशली हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने से इंसान क्या हो जाता है, इतिहास पढ़ने से इंसान विटी बनता है, सॉरी विटी नहीं, वॉइस बनता है, बुद्धिमान बनता है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बताया है और हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन आएंगे, विच स्टाइलिस्टिक डिवाइस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेकन्स प्रोज। अब यहाँ पे हमें बताना है, यूफेमिज्म है, सर्कमलोक्यूशन है, एफोरिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। विच स्टाइलिक डिवाइस, कौन सी स्टाइलिस्टिक डिवाइस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेकन्स प्रोज, बेकन के प्रोज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी कौन सी स्टाइलिस्टिक डिवाइस है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोज में। यूफेमिज्म का यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था ये भी चीज़ें। सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं कि एफोरिज्म का, कि आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, किसका यूज़ करते हैं, ये हमें बताना है बच्चा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेकन की जो राइटिंग स्टाइल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एफोरिज्म है। ये मैंने कितनी बार आपको बताया पढ़ाते समय, एफोरिज्म है।
क्या है एफोरिज्म। एफोरिज्म हम सभी को पता है, एफोरिज्म मतलब कम से कम शब्दों में बहुत गहरी और बड़ी बात कहना। तो ये ना बहुत कम शब्द यूज़ करते थे, मतलब इनका राइटिंग स्टाइल यही है एफोरिज्म। इनका जो एस्से रहता था ना बहुत कम शब्दों में रहता था, लेकिन कम शब्दों में बहुत डीप बात, बहुत बड़ी बात कहते थे। तो इनका ये राइटिंग स्टाइल है, इनकी स्टाइलिस्टिक डिवाइस यही है प्रोज लिखने की, एफोरिज्म। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन ऑफ ट्रूथ बेकन कंपेयर्स अ लाई टू एन एलॉय इन गोल्ड, सेइंग द एलॉय मे इम्प्रूव वर्क एबिलिटी बट ऑल्सो डैश द मेटल मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, मेक्स इट हार्डर, कि डिवैल्यूज इट, कि प्यूरिफाइज इट। यहाँ पे हमें बताना है कि ऑफ ट्रूथ में बेकन ने क्या बताया। ऑफ ट्रूथ में बेकन ने कंपेयर किया है झूठ से कंपेयर किया इन्होंने, झूठ से एक एलॉय इन गोल्ड, सेइंग दैट एलॉय मेन इम्प्रूव वर्क एबिलिटी। जो एलॉय है ना वो क्या करता है, वर्क एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो डैश द मेटल, लेकिन और मेटल को क्या करता है ये बताना है। देखिए बेकन साहब जो थे ना, बेकन यहाँ पे झूठ की तुलना ना सोने के सिक्कों में मिलाई जाने वाली जो मिलावटी धातु होती है जिसे हम एलॉय कहते हैं। सोने के जो सिक्के होते हैं ना वो प्योर सोने के नहीं होते हैं, उसमें एक धातु ना मिलाया जाता है और उस धातु का नाम क्या है, एलॉय, मतलब इसी को मिलाया जाता है। तो ये कहते हैं कि मिलावट से सोना काम करने लायक तो बन जाता है, लेकिन इससे इसकी असली कीमत क्या हो जाती है, इसकी इसलिए मतलब सोने में क्या हो जाता है, सोने में मिलावट कर दिया जाता है, और जब मिलावट कर दिया लेकिन सब लोग कहते हैं कि सोना ही है, सोना काम करने के लायक तो बन जाएगा, लेकिन इससे इसकी जो असली कीमत है वो क्या हो जाएगी, मेक्स इट मोर वैल्यूएबल हो जाएगी, ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, कि हार्डर हो जाएगी, कि डी वैल्यूज़ हो जाएगी, कि प्योरीफाइज हो जाएगी। मिलावट तो हो चुकी है, काम करने लायक तो हो गया, लेकिन इससे इसकी कीमत क्या हो जाएगी ये आपने बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी वैल्यूज़ हो जाएगी, डी वैल्यू, यानी कि इससे इसकी असली जो कीमत है ना वो कम हो जाती है मिलावट से। तो बेकन साहब यहाँ पे झूठ की तुलना किससे करते हैं, एक सोने के सिक्कों में मिलाए जाने वाले जो मिलावटी जो धातु होते हैं ना उससे करते हैं। समझ में आया, कंपैरिजन है। नेक्स्ट पे आएंगे द स्पेक्टेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चूंकि 50 क्वेश्चन ही है इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन हर राइटर पे कवर नहीं किया है, फिर से लेके आऊँगी मैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस पर और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपके फीडबैक से ही होगा, ठीक है। फीडबैक मिलेगा कि हाँ मैम ये अच्छा है और इसी तरह प्रैक्टिस कराइए तो कराऊंगी। द स्पेक्टेटर वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, द स्पेक्टेटर वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, द स्पेक्टेटर ये किस साल फाउंडेड हुआ था ये बताना है। 1709, 11, 13, 98। देखिए जो फेमस ये एक ना स्पेक्टेटर क्या है, एक फेमस पत्रिका बोल सकते हैं, मैगजीन है, नाम क्या है द स्पेक्टेटर। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत जोसेफ एडिसन ने किया था, ठीक है, जोसेफ एडिसन ने किया था। और किसने किया था, रिचर्ड स्टील, इनके साथ एक और राइटर मिले हुए हैं, रिचर्ड स्टील, ठीक है, यही शायद है, ठीक है, रिचर्ड स्टील, इन दोनों ने किया था। कब किया था, तो 1711 में किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द स्पेक्टेटर क्लब विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो स्पेक्टेटर क्लब में कौन सी कैरेक्टर है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से इसको, एंड बताना है हमें, ठीक है। सर रॉजर डी कावर्ली हैं या फिर कैप्टन सेंट्री हैं, सर एंड्री फ्रीपोर्ट है, कि विल हनीकॉम्ब है। कौन सा कैरेक्टर है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है, कौन सा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। इस कैरेक्टर को याद रखना, आपने नाम याद रखना। ये जो कैरेक्टर है ना, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट नाम का एक कैरेक्टर है जो लंदन का एक व्यापारी है, और ये ना ये क्या करता है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन सर रॉजर एट होम। सर रॉजर एट होम में व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्वेंट इज़ हाईलाइटेड। तो उनके जो सर्वेंट्स रहते हैं सर रॉजर एट होम में, जो उनके सर्वेंट्स हैं, सर रॉजर के जो सर्वेंट्स रहते थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, क्या उनकी जो गुणवत्ता है क्या हमें दिखाई देती थी, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, हमें क्या देखने को मिलता था, मैंने पढ़ाया ये चीज़ें।
इस एस्से में सर रॉजर एट होम, ये जो एस्से है, इस एस्से में सर रॉजर के जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ बहुत लंबे समय से हैं, है ना। सर रॉजर के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत लंबे समय से हैं, इवन वो बूढ़े भी हो गए हैं तब भी उनकी खिदमत में हैं, ठीक है। और नौकर अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। हम यही देखने को मिलते हैं कि ये जो सर्वेंट्स हैं ये अपने मालिक सर रॉजर से बहुत प्रेम करते हैं, इवन बूढ़े भी हो गए हैं तब भी वहीं पे इन्हीं के यहाँ रुके हुए हैं, जा नहीं रहे हैं छोड़ के। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस एस्से में। तो ग्रोन ओल्ड विद द फैमिली, तो यहाँ पे दे हैव ग्रोन ओल्ड विद द फैमिली, वो बूढ़े भी हो चुके हैं फिर भी उस फैमिली से जुड़े हुए हैं, अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, विल विम्बल हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ विच सोशल ग्रुप। विल विम्बल का जो कैरेक्टर है, विल विम्बल जो है हाईलाइट द प्लाइट ऑफ विच सोशल ग्रुप, किस सोशल ग्रुप को दिखाता है, किस सोशल ग्रुप को हाईलाइट करता है। तो विल विम्बल जो कैरेक्टर है ये उन अरिस्टोक्रेटिक परिवार के छोटे बेटे, यंगर सन्स के सिचुएशन को दिखाता है जिन्हें विरासत में प्रॉपर्टी नहीं मिलती और जिन्हें व्यापार करने के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता है, इसलिए वो क्या रह जाते हैं, वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो यंगर सन्स ऑफ ओल्ड फैमिलीज़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज़ एन एक्सपर्ट ऑन फैशन एंड ग्लैंट्री। ये बताना है स्पेक्टेटर क्लब का कौन सा मेंबर है जो फैशन एंड ग्लैंट्री में एक्सपर्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना है, स्पेक्टेटर क्लब आई थिंक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये बीच से छूट गया है क्योंकि हमने द स्पेक्टेटर पढ़ा है, सर रॉजर एट होम पढ़ा है और ये क्लब वाला शायद छूट गया है, ठीक है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला छूटा है शायद, ठीक है, मैं इसको कवर कर दूँगी। ये शायद रिचर्ड स्टील का था और ये शायद छूटा है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आपका विल हनी कॉम्ब है, यहाँ पे ये जो विल हनी कॉम्ब है ना, ये जो कैरेक्टर है ना, जिसे फैशन महिला, मतलब ये जिसे फैशन, महिलाओं के बीच उठने बैठने के तौर तरीके और सामाजिक शिष्टाचार का विशेषज्ञ एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि फैशन और ग्लैंट्री का कौन एक्सपर्ट है, तो ये विल हनी कॉम्ब है, ये ध्यान रखना है। आई थिंक मैंने इसको छोड़ दिया है क्या, शायद स्पेक्टेटर क्लब को छोड़ा है, बाकी स्पेक्टेटर पढ़ाया है, सर रॉजर एट होम पढ़ाया, ये छोड़ दिया, शायद छूट गया है। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ एडिशन एंड स्टील्स प्रोज। तो एडिशन और स्टील का जो प्रोज है उसका प्राइमरी एम क्या था, इंसाइट रेवोल्यूशन की एंड लिव इन मोरालिटी विद विट की प्रमोट रोमांटिसिज्म एंड डिफेंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो ध्यान रखना एडिशन और स्टील का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मेन एम क्या था, केवल इंटरटेन कराना ही नहीं, मतलब केवल इंटरटेन करना नहीं बल्कि नैतिकता को बुद्धि और विट के साथ मिलाकर रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो मोरालिटी थी, मोरालिटी को ना विट और कॉमिक के साथ मिलाकर रिप्रेजेंट करना ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। ऐसा नहीं था कि वो अपने प्रोज को इसलिए लिखते थे ताकि पब्लिक जो है वो इंटरटेन करे, नहीं, इंटरटेन के साथ साथ वो चाहते थे कि नैतिकता में बुद्धि और हास्य के साथ, ठीक है, विट और कॉमिक को मिलाकर वो प्रेजेंट करते थे ताकि समाज में सुधार भी हो सके। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, चार्ल्स लैम रोट अंडर द स्यूडोनिम। चार्ल्स लैम जो है वो अपने किस स्यूडोनिम के तहत लिखते थे, बॉज, इलिया, अल्फा ऑफ द प्लो, आइजैक, बिकरस्टॉफ। तो अल्फा ऑफ द प्लो एजी गार्डनर है, बॉज आपके सॉरी चलिए बॉज आई थिंक उनको कहा जाता था चार्ल्स डिकेंस को, है ना, हाँ बॉज चार्ल्स डिकेंस का, ये भी कट जाएगा। बचा आपका बी एंड डी, बी और डी में आपको बताना है, दो तो मैंने बता दिया। बॉज आई थिंक उनका स्यूडोनिम है, अरे चार्ल्स डिकेंस है आपका, ठीक है। देखिए चार्ल्स लैम जो थे ना वो अपने असली नाम से नहीं बल्कि वो ना एक पेन नेम यूज़ किया करते थे, एक जिन्हें हम कहते थे स्यूडोनिम। वो स्यूडोनिम क्या था, इलिया नाम से, इलिया नाम से वो अपने इससे लिखा करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, इन ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, ये पूरा टाइटल है, इन ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, हु इज़ द ग्रेट ग्रैंड मदर मेंशन। ये भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी में हु इज़ द ग्रेट ग्रैंड मदर मेंशन, इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो कौन थी, फील्ड, एलिस, मैरी या ब्रिजेट। देखिए ब्रिजेट जो है ना, ध्यान रखना, ब्रिजेट इनकी चार्ल्स लैम की जो बहन नहीं है, मैरी लैम्ब है ना, मैरी लैम्ब ही तो है इनकी बहन, ये मैरी लैम्ब को ही कहा जाता था ब्रिजेट, ये ध्यान रखना, ब्रिजेट ही था, मैरी लैम्ब ही थी वो, ब्रिजेट नाम था।
खैर यहाँ पे ना ग्रेट ग्रैंड मदर की बात हो रही है, परदादी। ग्रैंड मदर तो दादी हो गई, आगे ग्रेट ग्रैंड मदर की बात होगी तो परदादी। ठीक है, ये जो ड्रीम चिल्ड्रन राइवरी है ना, इस एस्से में जो नरेटर है, नरेटर मीन्स लैम्ब ही नरेटर है। तो जिन्होंने परदादी यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं और जिनके घर की वो क्या कर रहे हैं, जिनके घर की वो तारीफ़ कर रहे हैं, उनका नाम क्या था, इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे हो जाएगा फील्ड। इनकी दादी थी लेकिन ये अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे, ये सपना देख रहे थे कि मैं अपने बच्चों को इनकी परदादी के बारे में सुना रहा हूँ। तो परदादी का नाम क्या था, फील्ड था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एलिस जो है ना, इनके बच्चे हैं, बच्चे का नाम था। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नरेटर एंड जेम्स एलिया। तो नरेटर और जेम्स एलिया के बीच में क्या रिलेशनशिप था, फादर एंड सन, ब्रदर्स, कजिन्स, फ्रेंड्स। नरेटर मतलब कौन, ये खुद थे, कौन, लैम्ब साहब थे, नरेटर ही थे। लैम्ब और जेम्स एलिया के बीच में कौन सा रिलेशन था। तो इस एसे में ना जिस जेम्स एलिया का इन्होंने मेंशन किया है, जिक्र किया है, वो रियल लाइफ में ना चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई थे। ठीक है, देखिए इस एस्से में ड्रीम चिल्ड्रन में इन्होंने अपने भाई का जिक्र किया है, मतलब अपने भाई का नाम जिक्र किया है। जेम्स एलिया नाम एक जिक्र किया है, मतलब मेंशन किया है जेम्स एलिया करके। और ये रियल लाइफ में लैम्ब साहब के कौन थे, भाई थे, बड़े भाई थे, जिनका नाम क्या था, जॉन लैम्ब। ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना, ये ड्रीम चिल्ड्रन ना, इसमें ना आपको ऑटोबायोग्राफी भी मिलेगी, यानी कि कुछ चीज़ें एकदम रियल हैं और इसमें फिक्शन भी चीज़ें मिलेंगी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। बाकी जो बच्चे को कहानी सुना रहे हैं ना, वो सब फिक्शन है। बाकी जितने भी इन्होंने अपने परदादी, अपने भाई, अपनी बहन, जितने भी नाम लिया है, इवन अपनी फियांस नहीं बोल सकते, अपनी गर्लफ्रेंड मतलब जिनसे ये प्यार वार करते थे, उनका भी नाम इसमें मेंशन किया है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें रियल है, इसलिए ऑटोबायोग्राफी का एलिमेंट देखने को मिलेगा। बाकी फिक्शन भी इसमें देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, तो इसमें जेम्स एलिया करके इन्होंने एक नाम जेम्स एलिया का जिक्र किया है। तो ये रियल लाइफ में ये इनके भाई ही हैं, जॉन लैम्ब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदर सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वुमेन डिड द नरेटर लव बट नेवर मैरी एज रिवील्ड एट द एंड ऑफ द एस्से। तो कौन सी औरत थी जिसे नरेटर प्यार करते थे लेकिन उनसे कभी शादी नहीं कर पाए थे, और वो इस एस्से के लास्ट में इनका भी जिक्र किए हैं, इनको भी मेंशन किए हैं। तो उनका नाम क्या है, एन या एलिस, WN की मैरी या शारा। ठीक है, मैंने बताया कि इन्होंने जिससे मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड का भी जिक्र किए थे, मतलब जिनसे प्यार करते थे लेकिन कभी उनसे शादी नहीं कर पाए। तो चार्ल्स लैम्ब के एस्से में ड्रीम चिल्ड्रन के लास्ट में ये पता चलता है कि नरेटर यानी कि लैम्ब ने एक महिला से बहुत प्यार किया था, एक फीमेल से, एक लेडी से बहुत प्यार किया था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई थी। तो एस्से में उस लेडी को इन्होंने अपनी जिससे प्यार करते थे ना, एस्से में उसके बारे में बात किया है, लेकिन उसका रियल नेम नहीं बताया। उन्होंने बस क्या बोला है, एलिस WN करके, ये ध्यान रखना, एलिस WN करके नाम से एड्रेस किया है। असल जीवन में इनका नाम क्या था जिससे ये प्यार करते थे, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो जिससे ये प्यार करते थे। रियल लाइफ का नाम क्या था, एन सीमंस। लेकिन इन्होंने एस्से में इसी नाम को इन्होंने क्या बोला है, एड्रेस एलिस WN करके एड्रेस किया है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, पढ़ाया तो ही है सब। नेक्स्ट पे आएंगे, लैम्ब्स प्रोज स्टाइल इज डिस्क्राइब्ड एज क्वांट बिकॉज ही इमिटेटेड विच राइटर्स। फ्यूचरिस्टिक राइटर, साइंटिफिक, सेवेंटीन या फिर लैटिन राइटर। लैम्ब का जो प्रोज स्टाइल है वो डिस्क्राइब किया गया है एक क्वांट के रूप में, बिकॉज क्योंकि ये किस राइटर को इमिटेट करते थे ये बताना है। फ्यूचरिस्टिक राइटर को कि साइंटिफिक, या 17वीं सेंचुरी के स्टाइलिस्ट राइटर को कि लैटिन राइटर को। ठीक है, इनकी स्टाइल को क्वांट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए ध्यान अगर देना है आपने, चार्ल्स लैम्ब की जो राइटिंग स्टाइल है ना, उसको क्वांट कहा जाता था। क्वांट मतलब क्या होता है, पुराना। क्वांट मतलब पुराना। आप ओल्ड भी बोल सकते हो, एंशियंट भी बोल सकते हो, ओल्ड, या फिर आप बोल सकते हो इसको यूनिक। इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी ना वो काफ़ी यूनिक थी, थोड़ा एंशियंट थी और यूनिक मानी जाती थी, इसलिए इसे ना क्वांट कहा जाता था।
ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने ज़माने की भाषा में नहीं लिखते थे, मतलब अपने ज़माने की भाषा नहीं लिखते थे, मतलब जिस ज़माने के ये थे लैम वो उस ज़माने की भाषा में नहीं लिखते थे, बल्कि 17वीं सेंचुरी के जो राइटर थे जैसे कि सर थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट बर्टन, उनकी पुरानी और उनकी जो हार्ड शैली थी ना उनकी नकल करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 17वीं सेंचुरी के स्टाइलिश राइटरों की ये नकल करते थे, इसलिए इनकी राइटिंग स्टाइल को क्वाइंट कहा जाता था, ओल्ड एंड यूनिक माना जाता था। समझ में आया? नेक्स्ट वन पे आएंगे। एजी गार्डनर रोट अंडर द पेन नेम, मैंने बार बार बताया है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो एजी गार्डनर जो है वो किस पेन नेम के तहत लिखा करते थे अपने एस्से को? देखिए एजी गार्डनर की बात करेंगे हम, सबसे पहले इनका पूरा नाम याद रखना। पहले तो इनका पूरा नाम याद रखना, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ये इनका फुल टाइटल है। और ये किस पेन नेम के तहत लिखा करते थे तो ये भी याद रखना है। एजी गार्डनर अपने एस्से अपने असली नाम से नहीं लिखते थे, लाइक उन्हीं की तरह, जॉन गॉल्सवर्दी की तरह, चार्ल्स लैम की तरह, है ना। तो ये भी अपने एस्से ना अपने असली नाम से पब्लिश नहीं कराते थे, ये अल्फ़ा ऑफ द प्लफ नाम का एक पेन नेम यूज़ करते थे। प्लो बोल सकते हो, प्लब बोल सकते हो, अल्फ़ा ऑफ द प्लो, इस नाम से ये अपने एस्से को पब्लिश कराते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये नाम इन्होंने कहाँ से लिया था तो ये भी ध्यान रखना, एक बिग डिपर के तारे से लिया था। यानी कि ये नाम जो सप्तऋषि मंडल नहीं होता है, बिग डिपर, एक तारे का नाम है जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। सप्तऋषि मंडल के एक तारे से लिया गया ये नाम है। खैर नेक्स्ट पे आएंगे। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस गार्डनर क्लेम्स ह्यूमन इग्नोरेंस इज, तो ये गार्डनर का हमने पढ़ा है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अज्ञानता के बचाव में इन्होंने इग्नोरेंस के बचाव में लिखा है। इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने इसको भी। तो गार्डनर यहाँ पे क्लेम करते हैं ह्यूमन इग्नोरेंस के बारे में। देखिए इस एस्से में इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में गार्डनर साहब कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है ना वो बहुत छोटा है, लेकिन हमारा जो अज्ञान है यानी कि इग्नोरेंस है वो विशाल है, वास्ट एंड इनफाइनाइट है। मतलब हम जानते बहुत कम है, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत, जैसे पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में हम एक छोटे से हिस्से में रहते हैं ना और देखते हैं दुनिया बहुत बड़ी है, उसी तरह हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान भी उतना ही छोटा है, जैसे हम एक छोटे से हिस्से में रहते हैं वैसे ही हमारा ज्ञान है, और जो पूरी दुनिया है उसी तरह वो पूरा हम उस चीज़ से अज्ञान है, इग्नोरेंस है। तो इन्होंने क्या कहा, अपने इग्नोरेंस मतलब इन्होंने कहा जो हमारा इग्नोरेंस है, जिस चीज़ को हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो बहुत वास्ट है, बहुत इनफाइनाइट है। हम दुनिया के बहुत कम चीज़ें जानते हैं, बाकी सब हमारे लिए अनजान है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। तो ये वास्ट एंड इनफाइनाइट कहा इग्नोरेंस को। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन लुकास टाइट कॉर्नर्स द नरेटर इज सेव्ड फ्रॉम एन ऑक्शन डिलेमा बाय, ये भी पढ़ाया बहुत अच्छे से। टाइट कॉर्नर्स के बारे में पूछा जा रहा है, इन लुकास का ही है टाइट कॉर्नर्स। इसमें नरेटर है, नरेटर को सेव्ड किया जाता है फ्रॉम एन ऑक्शन, एक ऑक्शन से, डिलेमा, एक ऑक्शन डिलेमा बाय, किसके द्वारा, अंकल, फायर, वेल्दी फ्रेंड या रियल बीडर, किसके द्वारा। देखिए टाइट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था टाइट कॉर्नर्स क्या होता है। टाइट कॉर्नर मतलब किसी तंग जगह से नहीं, बल्कि ये जो टाइट कॉर्नर्स है ना, ये मानसिक मेंटल डिलेमा की बात कर रहा है। मुश्किल सामाजिक सिचुएशन के लिए यूज़ किया गया जहाँ इंसान फंस जाता है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, उसे बोलते हैं टाइट कॉर्नर्स। देखिए टाइट कॉर्नर्स दो प्रकार के होते हैं, या तो फिजिकल होता है या तो मेंटली होता है। फिजिकली आप कहीं फंसते हो मुसीबत में तो वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हो, जैसे समुद्र में फंस गए, कहीं पे भी फंस गए, वहाँ पे आप हाथ पैर चलाओगे बचने के लिए, वो आपका फिजिकल टाइट कॉर्नर्स हो गया। लेकिन मेंटली अगर आप फंस जा रहे हो मेंटली कहीं पे भी, तो उसमें सिर्फ आप जूझोगे, कोई थर्ड नहीं जानेगा, ना ही आपका एक्शन वहाँ पे काम आएगा। तो इसमें जो राइटर हैं वो मेंटली फंस जाते हैं एक ऑक्शन में। ठीक है, तो जब इंसान मेंटली फंस जाता है तो उसे निकालने का रास्ता नहीं मिलता, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर टेंशन में रहता है, क्या करे, और किसी को बता भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो नरेटर है वो सेव्ड किया जाता है एक ऑक्शन में, डिलेमा किसके द्वारा, फायर,
ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पे फायर तो नहीं होना चाहिए, 1 मिनट में फिर से चेक कर लूँ। फायर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए इस कहानी में टाइट कॉर्नर्स में क्या बताया गया है, इस कहानी में राइटर जो है ना वो गलती से क्या करता है, ऑक्शन में एक बहुत महंगी तस्वीर के लिए बोली लगा देता है। मतलब वो आता है, खेल खेल में ही आता है, बोली लगती रहती है, आके बीच में बैठ जाता है राइटर, और वो भी चलो लगा देते हैं, हम भी कौन सा हमको खरीदना है ना, हम भी बोली लगाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे बोली, अगर एक बोली हम 10 रुपये बोलेंगे तो कोई सामने वाला 15 रुपये बोलेगा, फिर तीसरा कोई 20 रुपये बोल देगा, मतलब आगे बढ़ता रहेगा, कौन सा मेरे पे ही टिक जाएगी आके बोली, ऐसा राइटर का सोचना था। और वो आके उसी में पार्टिसिपेट कर लेता है गलती से, और एक महंगी तस्वीर के लिए बोली लगा देता है। लास्ट में क्या होता है, जबकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं, बस ऐसे ही खेल खेल में, लेकिन लास्ट में क्या होता है, इन्हीं जो ये बोलता है, मतलब जो भी ये बोलता है राइटर कि हाँ इतने पैसे में चाहिए, अब तुरंत उसी पे बोली बंद हो जाती है, कोई तीसरा नहीं, अब राइटर यहाँ पे फंस जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जो रियल बीडर मतलब क्या होता है, जो असली खरीदार आता है, असली खरीदार सामने आता है, दावा करता है कि बोली उसने लगाई थी, जिससे राइटर बच जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो रियल बीडर की वजह से बच जाता है वो नरेटर। टाइट कॉर्नर्स प्राइमरली डील्स विद, तो टाइट कॉर्नर जो है ये मुख्यतः अगर देखा जाए ये किससे डील करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट आंसर यहाँ पे मेंटल डिलेमा। टाइट कॉर्नर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल, इनका कहना है फिजिकल, एक फिजिकल डिलेमा होती है, एक मेंटल। फिजिकली आप निकल सकते हो, लेकिन मेंटली अगर आप फंसे तो फिर उसमें सिर्फ आपको जूझना है, आपको लड़ना है, कोई तीसरा नहीं बचा पाएगा। फिजिकली तो आप एक्शन करने लग जाओगे, एक्शन करके निकल भी सकते हो, लेकिन मेंटली नहीं फंसना चाहिए। कहते हैं ना दिमाग की टेंशन बड़ी बेकार चीज़ है, कहीं ना कहीं बताया इन्होंने। नेक्स्ट पे आएंगे, बर्टन रसल वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। बर्टन रसल जो है, इन्होंने ये किस ईयर में नोबेल प्राइज जीतते हैं, ठीक है, बताना है हमें। ये फेमस फिलोसोफर थे, राइटर भी थे बर्टन रसल, और इनकी राइटिंग और इनकी जो ह्यूमनिस्टिक जो थॉट है उसके लिए इनको ना 1950 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, 1950 में, ये ध्यान रखना है, 1950 में। रसेल सेज द मोस्ट यूनिवर्सल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज, रसेल का कहना है, रसेल कहते हैं कि मोस्ट यूनिवर्सल कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस क्या है, पॉवर्टी है, या इल हेल्थ है, एब्जॉर्प्शन इन वन सेल्फ है, लैक ऑफ एजुकेशन है। देखिए अगर बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे, इनकी एक बुक है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, वही है ना जो हमने पढ़ा था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में रसेल कहते हैं कि ज़्यादातर मोस्टली लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एब्जॉर्प्शन इन वन सेल्फ, अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। जो पर्सन खुद में खोया रहता है वो पापी, अहंकारी या खुद को बहुत महान समझने वाला, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। जो पर्सन अपने आप में ही खोया रहेगा, वो ना अपने आप में ही खोया रहता, वो कभी खुश नहीं रह पाता। मतलब वो अपने आप को पापी समझेगा, अहंकारी समझेगा, खुद को बहुत महान समझेगा, तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। इन्होंने बताया है खुशी क्या होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू रसेल अ की इंग्रेडिएंट फॉर हैप्पीनेस, रसेल के अनुसार हैप्पीनेस का की इंग्रेडिएंट क्या है। रसेल सॉलिट्यूड है, जस्ट है, वेल्थ है, पावर है। तो रसेल के अनुसार जो हैप्पीनेस है, खुशी का सबसे बड़ा राज क्या है, खुशी का सबसे बड़ा राज जस्ट है। इन्होंने खुशी को क्या कहा है, जस्ट कहा है, जस्ट कह के एड्रेस किया है। जस्ट का मतलब जीवन के प्रति ना एकदम इंथुजियास्ट रहो और हंगर रहो, भूखे रहो, मतलब भूख मतलब खुशी के लिए, जीवन के प्रति उत्साह और भूख। जैसे भूख लगने पर खाना क्या लगता है, हमें डिलीशियस लगता है, वैसे ही जीवन में गहरा इंटरेस्ट लेने वाले लोग ही असली खुशी पाते हैं। जैसे आप लाइफ को समझोगे ना, लाइफ बहुत अच्छी है, जैसे हमको भूख लगी है, अब बहुत अच्छी भूख लगी हो, कोई भी खाना रख दो सामने तो हमें वो खाना डिलीशियस लगेगा। वैसे ही जीवन को भी समझो, जीवन में एक गहरी रुचि लो, तब जीवन का असली मतलब पता चलेगा, और खुशी क्या होती है जीवन की वो आपको असली मतलब पता चलेगा। ये इन्होंने बताया है, ठीक है। इन्होंने एड्रेस किया है हैप्पीनेस को जस्ट, ये ध्यान रखना। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, अभी मैंने जल्दी पढ़ाया इसको। 1941 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, नॉवल है, फोक हिस्ट्री विद फोटोग्राफ्स है, पोइट्री कलेक्शन है, प्ले है। अभी कल ही पढ़ाया था शायद, ये हमें बताना है यहाँ पे,
ठीक है। तो 12 मिलियंस ब्लैक वॉइसेस 1941 बेट डिस्क्राइब्ड एज बेस्ट। तो ये रिचर्ड राइट का है जो पढ़ा था अभी। तो रिचर्ड राइट की ये जो बुक है ना, ये कोई नॉवल नहीं है, ठीक है, ये कोई नॉवल नहीं है। ये ना ब्लैक पीपल, जो अमेरिका के ब्लैक पीपल के उनके इतिहास, उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताती है कि जो अमेरिका में जो ब्लैक पीपल के साथ क्या हुआ था और उनका संघर्ष कैसा था, ये सारी चीज़ें ये बुक बताती है। ब्लैक वॉइसेस मतलब ब्लैक पीपल की जुबानी, कि उनके साथ कैसा बिहेव होता था अमेरिका में जब वो साउथ में रहते थे, तो उनके साथ ब्लैक पीपल के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, कितना उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। ये बुक यही सारी चीज़ें बताती है और इसे फोक हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें इनकी असली हालत दिखाने के लिए ना फ़ोटोग्राफ्स भी शामिल किया गया है। मतलब इनकी असली हालत क्या थी विद फ़ोटोग्राफ बताया गया है उसमें। उनका ना इस बुक में ना फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी है, कहानी के साथ साथ फ़ोटोग्राफ्स भी है कि फ़ोटोग्राफ्स में आप देख सकते हो कि इनकी असली हालत कैसी थी उस समय ब्लैक पीपल की। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो गोरे लोग होते थे कितना अत्याचार इन पे करते थे, ये कितना कॉन्फ्लिक्ट, कितना संघर्ष करते थे अपने लाइफ में, इनकी पूरी हिस्ट्री को दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे द बुक क्रॉनिकल विच मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ये जो बुक है ना ये किस मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट का है? ग्रेट डिप्रेशन का, ग्रेट माइग्रेशन का, सिविल राइट मूवमेंट का, हार्लेम रेनेसा का। ये मैंने पढ़ाया अभी कल ही पढ़ाया शायद। तो रिचर्ड राइट की ये जो बुक है ना, ये अमेरिका की हिस्ट्री को ना एक बहुत बड़ी घटना के बारे में है, मतलब अमेरिका के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना के बारे में है ये जो बुक है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ये बुक है, कहानी के साथ साथ इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी शामिल है और ये ना अमेरिका के इतिहास को दिखाता है। और किसके बारे में? ब्लैक पीपल में। इसमें बताया गया है कि कैसे लाखों ब्लैक पीपल अमेरिका के साउथ गांव और खेतों को छोड़कर नॉर्थ शहर में बसने के लिए चले गए थे। जब उन्होंने ये माइग्रेशन किया था, इस महान पलायन को, मतलब जब ये छोड़ के चले गए, इस छोड़ने वाले को क्या कहा गया? द ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता था। समझ में आया? पढ़ाया भी। नेक्स्ट पे आएंगे, राइट यूजेस द प्रोनाउन वी टू। राइट ने जब ये कहानी शुरू होती है ना, इस बुक को आप पढ़ोगे ना, तो बुक में जो नरेटर है ना वो वी का नाम लिया। मतलब एक होता ना नरेटर मैं करके बोलता है कि मैंने ये किया, यानी कि नरेटर की खुद की कहानी है, लेकिन इसमें हम करके बताया गया। हम मतलब पूरे ब्लैक वॉइसेस के बारे में, पूरे ब्लैक पीपल के बारे में बताया गया है। जैसे कहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी, उसी तरह वो ब्लैक पीपल है, उनकी कहानी उनकी जुबानी थी। ठीक है, तो राइट ने इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया है वी मतलब क्या? राइटर ने इस बुक में अपनी बात कहने के लिए आई शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं? वी, यानी कि हम का यूज़ करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो दिखा सके ये कहानी सिर्फ एक पर्सन की नहीं है, बल्कि सभी जितने भी अमेरिका में ब्लैक पीपल हैं उनकी कलेक्टिव वॉइस है, सभी की। तो यहाँ पे राइट आंसर, क्रिएट अ कलेक्टिव अफ्रीकन अमेरिकन वॉइसेस। काफ़ी अत्याचार भी होता था जो गोरे लोग होते थे। जब ये लोग ना साउथ से नॉर्थ की तरफ आ गए, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ये नॉर्थ की तरफ, यानी कि गांव छोड़कर, खेतों को छोड़कर ये शहर में बसने के लिए आ गए। तो शहरों में भी इनके साथ ऐसे ही होता था। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये जो लैंड ओनर्स होते थे, जो गोरे लोग होते थे, जो जमींदार वगैरह होते थे, जिनके घर जहाँ पे ये लोग रुकते थे किराएदार, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लिया जाता था, ख़राब मकान दे दिया जाता था। ऐसे इन लोग के साथ होता था। और रिचर्ड राइट भी थे उसी कैटेगरी के, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कहानी बताई है ना, इन्होंने झेला है। तो ये इनके वर्क में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हु प्रोवाइडेड द फोटोग्राफ्स इन द टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट में, इस बुक में फ़ोटोग्राफ्स किसने प्रोवाइड कराया था? मैंने कहा ना, ये जो बुक है ये कहानी के साथ साथ इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, यानी कि उन ब्लैक पीपल के बारे में सारे उनकी हालात को दिखाने के लिए फ़ोटोग्राफ्स भी शामिल है। इस कहानी में फ़ोटोग्राफ्स लगा दिया गया है ताकि देखें, जो लोग पढ़े तो देखें हाँ उनकी हालत कैसी थी। तो ये फ़ोटोग्राफ्स किसने प्रोवाइड कराया था ये पूछा जा रहा है, ये बताना है। FSA फोटोग्राफर्स की राइट हिमसेल्फ की एंसल एडम्स की न्यूयॉर्क टाइम्स, ये हमें बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हमें बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, इस बुक में जो भी फ़ोटोग्राफ्स लगी है वो रिचर्ड राइट ने नहीं खींची थी। इस बुक में जो भी फ़ोटोग्राफ्स लगा हुआ था ना वो रिचर्ड राइट ने नहीं खींचा था, बल्कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स थी ये अमेरिका सरकार की एक संस्था थी। ठीक है, एक संस्था था जिसका नाम था FSA,
ये अमेरिकी सरकार की एक संस्था थी जिसका नाम था FSA, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना आपने, फार्म सिक्योरिटी, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म था इसका, ठीक है। तो ये जो FS फोटोग्राफ था ये ना, ये अमेरिकी सरकार की एक संस्था थी जिसका नाम था FSA। इसके FS के फोटोग्राफर, इन FS के जो संस्था थी इसमें जो फोटोग्राफर थे ना, उन्होंने ये फोटोग्राफ्स खींची थी और इन फोटोग्राफ का इन्होंने डिप्रेशन के दौरान गरीबों की असली हालत दिखाना था। ऐसा क्यों था? ताकि डिप्रेशन के दौरान जब महामंदी हो, मकसद ये था इन तस्वीरों का कि जब महामंदी आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, उस समय गरीबों की असली हालत को दिखाना था। इसलिए इस टेक्स्ट में कहानी के साथ साथ फोटोग्राफ्स भी शामिल किया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन विच पीरियोडिकल? तो ये चार्ल्स डिकेंस का था, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। तो चार्ल्स डिकेंस ने, अब ये नॉवल है, ठीक है, ये एक ही मैंने फिक्शन पढ़ा दिया था, ये नॉवल है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज पब्लिश इन विच पीरियोडिकल, कब पब्लिश हुआ था? तो चार्ल्स डिकेंस का ये जो नॉवल है ये किसी बुक के रूप में एक साथ नहीं बल्कि सीरियल्स में प्रकाशित हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था। जैसे होता नहीं, एक बुक है तो बुक में पब्लिश हो गया, नहीं, ये बुक में पब्लिश नहीं हुआ था बल्कि ये किस्तों में आया था। किस्तों मतलब सीरियल में आया था, किस्तों में ये पब्लिश हुआ था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और ये उनकी अपनी, ठीक है, अपनी वीकली मैगजीन थी, क्या नाम था उसका, ऑल द ईयर राउंड में प्रिंटेड था, ठीक है। तो इनका खुद का जो एक वीकली मैगजीन था जिसका नाम क्या था, ऑल द ईयर राउंड, इसमें प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हाउस होल्ड वर्ड्स की ये पुरानी मैगजीन थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द ईयर राउंड। किस पीरियोडिकल में ये पब्लिश हुआ था? तो ऑल द ईयर राउंड। किस्त में हुआ था, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। अब बिल्डुंग्सरोमान इज़ अ नॉवल ऑफ, बिल्डुंग्सरोमान किस प्रकार का नॉवल है? टेरर है, फॉर्मेशन है, रोमांस है, लेटर्स है, ये बताना है। देखिए, अगर बात करेंगे बिल्डुंग्सरोमान की, तो बिल्डुंग्सरोमान लिटरेचर का एक स्पेशल वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कहानी से है जिसमें जो मेन जो हीरो है उसके बचपन से लेकर, मतलब इसमें क्या होता है, जो हीरो है उसके बचपन से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, ठीक है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी कि बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसके जो मेंटली उसका जो मोरालिटी डेवलपमेंट या फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। मतलब बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसके मानसिक, उसके नैतिक विकास, उसके फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, फॉर्मेशन उसके निर्माण को दिखाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ एज कहानी भी कहते हैं। बिल्डुंग्सरोमान को हम क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ एज कहानी भी कहते हैं। तो फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्डुंग्सरोमान चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक की पूरी स्टोरी दिखाया जाता है। इसके मानसिक विकास कैसा हुआ, उसका नैतिक विकास कैसा हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता इसका एक भाई है, कुंस्टल रोमान, ये भी ध्यान रखना आपने। कुंस्टल रोमान क्या होता है, इसमें भी दिखाया जाता है, लेकिन इसमें यूथ से लेके दिखाया जाता है, यूथ से लेके एडल्ट तक की स्टोरी को दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कुंस्टल रोमान में ये जो नॉवेल है, इसमें जो मेन हीरो होता है ना, उसकी जो लाइफ है ना, उसके यूथ से, यानी कि उसकी जवानी अवस्था से लेकर उसके अडल्ट तक, उसके मानसिक, नैतिक, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, तो उसे कुंस्टल रोमान कहते हैं। और इसमें ना बचपन से लेकर एडल्ट तक की मानसिक और नैतिक विकास को दिखाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। हु इज पिप्स रियल बेनेफैक्टर? मिस हैविस, मैगविच, जैगर्स, जो, ये बताना है क्या है उसका जो रियल बेनेफैक्टर कौन होता है। पिप का पढ़ाया मैंने, पिप का जो रियल बेनेफैक्टर है वो कौन होता है, रियल मदद करने वाला कौन रहता है। पूरी कहानी में पिप को लगता है कि अमीर मिस हैविस में ही उसकी मदद कर रही है ना, मिस हैविस में। पूरी कहानी में पिप को यही लगता है कि मेरी मदद कौन कर रहा है, वो हैविश में कर रही है। लेकिन लास्ट में पिप को पता चलता है कि इसका असली जो बेनेफैक्टर है, असली जो मददगार है, वो कौन रहता है, वो एक क्रिमिनल मैगविच रहता है,
जिसकी पिप ने बचपन में मदद की थी। तो मैगविच ने ही उसे अमीर बनाने के लिए चुपके से पैसे भेजे थे। तो मैगविच, ये याद रखना नाम, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। सैथिस हाउस ट्रांसलेट आयरोनिकली टू। सैथिस हाउस ट्रांसलेट्स आयरोनिकली टू हाउस ऑफ सारो, एनफ हाउस, बैडिंग हाउस, ब्रोकन हाउस। तो ध्यान रखना, ये जो सैथिस हाउस था ना, ये मिस हैविस्म के घर का नाम है। सैथिस हाउस, यहाँ पे कौन रहता था? मिस हैविस्म रहती थी, और ये मिस हैविस्म के घर का नाम है। और लैटिन लैंग्वेज में बात करेंगे, शैटिस का मतलब क्या होता है? शैटिस का मतलब क्या होता है? एनफ, ठीक है। ये एक ना लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में बात करेंगे, शैटिस का मतलब होता है एनफ। और ये नाम ना आयरोनिक है, ये जो नाम है ना ये आयरोनिक है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ एनफ है वो खुश होना चाहिए, लेकिन इस घर में सिर्फ दुख और निराशा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनफ हाउस। समझ में आया? इसलिए सैथिस हाउस ट्रांसलेट आयरोनिकली, क्योंकि सैथिस का मतलब होता है एनफ, और जिसके पास पर्याप्त हो, तो आयरोनिक नहीं हो गया, जिसके पास सब कुछ है। तो इस घर का ही नाम सब कुछ है, तो यहाँ पे तो खुशी होना चाहिए, लेकिन इस घर में सिर्फ दुख और निराशा है, इसलिए ये आयरोनिकल हो गया। बी करेक्ट है। मिस हैविस्म क्लॉक्स आर स्टॉप्ड एट 9, 8:40, मिडनाइट, नून। मिस हैविस्म की क्या होती है? मंगनी होती है, लेकिन जिस दिन इंगेजमेंट रहती है उसी दिन इसका जो मंगेतर होता है वो छोड़कर भाग जाता है, और उसी पल घर की सारी घड़ियां ये क्या कर देती है? रोक देती है। तो वह समय कौन सा था जब इसका मंगेतर आता है, छोड़ के भाग जाता है, और इसने सारी घड़ियों को उसी समय बंद कर देती है? तो वो समय कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो वो समय था 8:40, ठीक है, 8:40। ये टाइम था 8:40, यानी कि 8:40, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, यानी कि क्या? 8:40, यानी कि 20 minutes to 9। ऐसा भी आ सकता है, 8:40 भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना 20 minutes to 9, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। तो मैं मिस हैविस्म को अपनी शादी के दिन जिस समय ये खबर मिली कि उसका मंगेतर उसे छोड़कर भाग गया, तो ये क्या करती है? उसी पल घर की जितनी भी घड़ियां हैं, जितना भी टाइम हो रहा था उस समय, वो सारी घड़ियों का सेल निकाल के बंद कर देती है। और उस समय कितना बजा रहता है? 8:40 हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखना है, या आप बोल सकते हैं 20 minutes to 9। नेक्स्ट पे आएंगे। हु टेल्स पिप टेक नथिंग ऑन इट्स लुक्स, टेक एवरीथिंग ऑन एविडेंस। कौन कहता है ये बात? पिप से ये बात कौन कहता है? टेक नथिंग ऑन इट्स लुक्स, टेक एवरीथिंग ऑन एविडेंस। तो ध्यान रखना ये बात जो कि जैगर्स की वेमिक या स्टेला, स्टेला से ही लास्ट में क्या होता है कि स्टेला से प्यार करता है, बट हो नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन इसका दो वर्जन आया। एक वर्जन में पता चलता है कि स्टेला से दूर हो गया, लेकिन लास्ट में फिर जब दूसरा आता है ना इसका वर्जन, चार्ल्स डिकेंस का, उसमें स्टेला से मिला दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टर जैगर्स जो है ना ये बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉयर हैं, और ये इमोशन पे विश्वास नहीं करते हैं, और ये पिप को सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ के बाहरी रूप पे भरोसा मत करो, बल्कि हमेशा एविडेंस पे भरोसा करो। तो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, जैगर्स। ये जैगर्स का कहना है, जो कि एक प्रैक्टिकली और स्ट्रिक्ट लॉयर हैं। तो ये बात वो कहते हैं, ठीक है। स्टेला मैरी विच कैरेक्टर, मैरीज विच कैरेक्टर? हर्बर्ट, ड्रमल, या फिर स्टार्टअप, या कॉम्पिशन। तो स्टेला किससे शादी कर लेती है? पिप जो है वो स्टेला से प्यार करता है, लेकिन स्टेला पिप से शादी नहीं करती। स्टेला उससे शादी नहीं करती पिप से, बल्कि वो किससे शादी कर लेती है? तो ध्यान रखना, बेंटले ड्रमल से शादी कर लेती है। इसका पूरा नाम क्या है? बेंटले ड्रमल, BENTLEY, बेंटले ड्रमल, DRUMMLE, ड्रमल। इससे शादी कर लेती है। ड्रमल जो रहता है ना ये अमीर पर्सन रहता है, लेकिन बहुत ही घमंडी होता है, बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही बेवकूफ़ रहता है। लास्ट में इससे भी शायद ये इसकी डेथ वगैरह हो जाती है, लास्ट में ये विधवा हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ड्रमल से शादी करती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, द फ्रेज है ग्रेट एक्सपेक्टेशन रेफर्स टू,
ये जो फ्रेज है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये क्या रेफर करता है? पिप मैरिंग बीडी, पिप फ्यूचर इनहेरिटेंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिकेंस होप फॉर द नोवेल। ये हमें बताना है क्या है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या रेफर करता है। देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन पिप की ये उम्मीद को दिखाता है कि उसे फ्यूचर में बहुत सारी दौलत या जायदाद मिलेगी, यही तो, और वह एक जेंटलमैन बन जाएगा। उसे लगता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन कर लेता है। पिप को लगता है कि मैं भविष्य में बहुत सारी दौलत कमाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे और मैं एक जेंटलमैन बन जाऊंगा। मुझे उसके लगता था ना कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। और इसको लगता था ना, पिप को लगता था कि जेंटलमैन कैसे बना जाता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो पैसा है वही कोट वोट पहन लेगा, वही उसे ही जेंटलमैन कहा जाता है। इसको ऐसा लगता था, लेकिन लास्ट में सारी जो इसकी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ना, ये सब खत्म हो जाती है लास्ट में। लास्ट में इसका जो ब्रदर इन लॉ है, इसका जो बहनोई होता है, वही असली जेंटलमैन निकलता है। तो पिप फ्यूचर इनहेरिटेंस, ये ध्यान रखना है। विच कैरेक्टर सेपरेट्स ऑफिशियल एंड प्राइवेट लाइफ थ्रू अ कास्टल लाइक होम? जैगर्स, वैमिक, पंबल चूक या ऑर्लिक? ये बताना है कौन सा कैरेक्टर है जो ऑफिशियल एंड प्राइवेट लाइफ थ्रू अ कास्टल लाइक होम। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो मिस्टर जैगर्स का क्लर्क था, मिस्टर जैगर्स का क्लर्क का नाम वैमिक था, ठीक है, ये रहा वैमिक। वैमिक है वो अपने ऑफिस और घर की ज़िंदगी को बिल्कुल अलग रखता है। मतलब इसका कहने का मतलब है, वैमिक जानते कौन रहता है? ये जैगर्स का क्लर्क रहता है, मिस्टर जैगर्स का। और ये अपने ऑफिस और घर की जो ज़िंदगी है ना, उसको दोनों को सेपरेट रखता है। ऑफिस में ये रूखा और सख्त रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन घर पर ये क्या होता है, घर पर इसने एक छोटा सा कासल बना के रखा हुआ है, ठीक है, वॉलवर्थ में। इसका घर कहाँ है? वॉलवर्थ में। और ये छोटा सा एक किला बना रखा है जहाँ वो अपने बूढ़े पिता के साथ बहुत खुशी और प्यार से रहता है। तो वैमिक इज़ करेक्ट। यही पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर ऑफिशियल और प्राइवेट लाइफ को क्या किया है, अलग करके रख रहा है, तो यही है वो कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ डज डिकेंस ओरिजिनल एंडिंग डिफर फ्रॉम द रिवाइज्ड वन? जस्ट अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे हाउ डज डिकेंस ओरिजिनल एंडिंग, जो ओरिजिनल एंडिंग थी जो रिवाइज आया, मतलब जो पहला वर्जन आया ग्रेट डिकेंस का, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, और जो दूसरा वर्जन आया, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा रहा है। तो डिकेंस ने जो पहला, जैसे डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन जब लिखा था ना पहली बार, और उसका जो अंत था, उसकी जो एंडिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा सैड थी। उसमें पिप और स्टेला सड़क पर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, ये हुआ रहता है पहले वाले में। जब पहला ग्रेट एक्सपेक्टेशन आता है, उसकी एंडिंग कुछ इस तरह इन्होंने लिखा था। लेकिन बाद में दोस्तों के कहने पर इन्होंने क्या किया, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो एंडिंग है वो बदल दिया, जिसमें उनके मिलने की उम्मीद दिखाई गई। लास्ट में दोनों को थोड़ा सा मिला दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिप एंड स्टेला डू नॉट रीयूनाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले में तो यही होता है, पहले में क्या करते हैं, दोनों को आते हैं, सड़क पर मिलते हैं, हमेशा के लिए दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में दोस्तों ने कहा कि एंडिंग थोड़ी अच्छी रखो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो, ऐसा कर दो कि ऑडियंस को लगे कि हाँ दोनों लास्ट में मिल गए हैं। तो लास्ट में इसने जो दूसरा इसका वर्जन आया ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का रिवाइज्ड वर्जन आया ना, तो उसमें थोड़ी सी उम्मीद दिखाएगी कि हाँ दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द शिफ्ट फ्रॉम बेकन टू एडिशन स्टिल रिफ्लेक्ट अ मूव फ्रॉम, यहाँ पे बताना है हमें, द शिफ्ट फ्रॉम बेकन टू एडिशन स्टिल रिफ्लेक्ट अ मूव फ्रॉम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेकन जो लिखते थे, बेकन के लिखने के बाद जो शिफ्ट है वो एडिशन और स्टिल कैसा लिखते थे, मतलब बेकन किस टाइप की राइटिंग करते थे, वो किस पे लिखते थे, उसके बाद इनकी राइटिंग से शिफ्ट हुआ एडिशन एंड स्टिल पे। तो ध्यान रखना, फ्रांसिस बेकन जो थे ना, वो राजाओं और दरबारियों के लिए ज्ञान की बातें लिखते थे, अरिस्टोक्रेट्स। लेकिन बाद में जो एडिशन और स्टिल के नाम, मतलब जो एडिशन और स्टिल थे, इन्होंने जो मिडिल क्लास की जो सोसाइटी थी, यानी कि आम मध्यम वर्गीय जो लोग थे और व्यापारियों के लिए लिखना इन्होंने शुरू किया। जो कॉफ़ी हाउस में बैठकर बातें करते थे, उनके बारे में इन लोगों ने लिखना शुरू किया। और ये बदलाव क्या था कि जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, यानी कि जो अपर मिडिल क्लास से लेकर, ठीक है,
मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, अरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं वहाँ से लेकर मिडिल क्लास के लोगों तक आगे बातें। यानी कि बेकन किसके बारे में लिखते थे, तो बेकन राजाओं दरबारियों के बारे में ज्ञान की बातें लिखते थे। बाद में एडिसन और स्टिल किसके बारे में, आम परिवार लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो समाज में बैठते हैं, चाय वगैरह, चाय की टपरी पर बैठते हैं, बातें करते हैं, उन पर लिखना इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो बेकन कुलीन ज्ञान से और ये लोग मध्यम वर्गीय जो सामाजिकता की ओर था इन सब का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरिस्टोक्रेटिक विजडम टू मिडिल क्लास। ठीक है, द कवरली पेपर्स आर अर्ली प्रिकर्सर्स टू, ये बताना है जो कवरली पेपर्स हैं आर अर्ली प्रिकर्सर्स टू। तो इंग्लिश नॉवल, एपिक, एब्सर्ड ड्रामा, सोनेट, सीक्वेंस। देखिए बात करेंगे द स्पेक्टेटर में। द स्पेक्टेटर में जो सर रॉजर डी कवरली की जो कहानियाँ हैं ना, वो लगातार आती थी। इनमें कैरेक्टर का डेवलपमेंट, कहानी जैसा सब कुछ जुड़ाव था, इसलिए इन्हें इंग्लिश नॉवल का क्या माना जाता था, शुरुआती या प्रिकर्सर माना जाता था। इंग्लिश नॉवल इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा है कि कवरली पेपर्स का अर्ली प्रिकर्सर क्या है, तो इंग्लिश नॉवल है। वाइल बेकन एस्से आर इम्पर्सनल, लैम एस्से आर, जबकि बेकन का जो एस्से है वो इम्पर्सनल है, और लैम का एस्से क्या है, साइंटिफिक है, कन्फेशनल है, पॉलिटिकल है, थियोलॉजिकल है। तो बेकन के एस्से में हमें क्या देखने को मिलता था, इम्पर्सनल, पर्सनल चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, इम्पर्सनल। बेकन के एस्से में हमें उनकी निजी भावनाओं की जगह नहीं होती थी। यानी कि बेकन के एस्से में हमें पर्सनल कुछ भी दिखाई नहीं देता था, यानी कि पर्सनल मतलब पर्सनल इमोशन नहीं देखने को मिलता था, इम्पर्सनल होता था, वहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं होता था। जबकि चार्ल्स लैम के एस्से में हमें देखने को मिलेगा कन्फेशनल। कन्फेशनल मतलब पर्सनल ही होता था, यानी कि अपनी कहानी, अपनी जुबानी। ठीक है, कन्फेशनल ही था, तो ये ध्यान रखना है। कन्फेशनल का मतलब ये होता है जहाँ राइटर अपने दिल की बात, अपने निजी जीवन, अपने यादें, अपनी गलतियों को रीडर के साथ शेयर करे, वो होता है कन्फेशनल। समझ में आया, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फैमिलियर स्टाइल इन एस्से इज एसोसिएटेड विद। फैमिलियर एस्से में फैमिलियर स्टाइल को कौन अपनाता था, बेकन, हैजलिट एंड लैम, जॉनसन या मिल्टन। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि फैमिलियर स्टाइल का मतलब क्या होता है। फैमिलियर ऐसे लिखना जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, और ये शैली कौन अपनाता था, तो ये शैली ना हैजलिट और लैम दोनों अपनाते थे। इनके एस्से में हमें देखने को मिलता था फैमिलियर स्टाइल। ये लोग ना, इनका जो एस्से होता था ना वो फैमिलियर एस्से होता था, यानी कि ऐसी स्टाइल जिसमें लगे कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, 20th सेंचुरी एसेस लाइक लुकास एंड गार्डिनर आर नोन फॉर। तो 20th सेंचुरी के जो एसिस्ट थे लाइक लुकास और गार्डिनर, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो याद रखना है 20th सेंचुरी के जो एसिस्ट थे, जैसे कि ईवी लुकास, इनका पूरा नाम था ईवी लुकास, एजी गार्डिनर, बहुत भारी भरकम विषयों पर ये लोग नहीं लिखते थे। ये हल्के फुल्के अंदाज में रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छाता खोना, ट्रेन में सफ़र करना, इसमें भी जीवन के ये सिग्निफिकेंस खोज लेते थे। मतलब ये छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते थे और ले जाके एक फिलोसफिकल चीज़ों पर छोड़ देते थे। तो लाइटनेस एंड एवरीडे सिग्निफिकेंस, ये इनकी स्टाइल होती थी लिखने की। छोटी चीज़ों से कहानी स्टार्ट करते थे, भले ही ले जाके दार्शनिक चीज़ें बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, रिचर्ड राइट स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। रिचर्ड राइट का जो स्टाइल है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो याद रखना यहाँ पे रिचर्ड राइट की जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म और नेचुरलिज्म का गहरा प्रभाव है। ये भी हमने जल्दी ही पढ़ा है, तो ये भूलना तो नहीं चाहिए। मार्क्सिज्म एंड नेचुरलिज्म ये दिखाते हैं कि कैसे समाज में जो आर्थिक ढांचा है, जो माहौल है, इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, जिससे गरीब और ब्लैक पीपल बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये ना नेचुरलिज्म समाज की चीज़ों को ही दिखाते हैं, ये इनकी स्टाइल है। अ कैरिकेचर रेफर्स टू, कैरिकेचर क्या होता है, कैरिकेचर मतलब किसी पर्सन की खासियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, एग्जैजरेट ट्रेड्स, ताकि कॉमिक पैदा हो सके। तो डिकेंस अपने कैरेक्टर को ऐसे ही दिखाते थे, जैसे किसी की बहुत बड़ी नाक हो या बार बार एक ही डायलॉग बोलना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे आएंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है ये किस मूवमेंट से एसोसिएट है, तो ये जो नॉवल है ना, ये विक्टोरियन रियलिज्म का एक पार्ट है। इसमें ना 19th सेंचुरी के इंग्लैंड, 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो समाज था, जो गरीबी थी, अमीर गरीब का भेद, न्याय व्यवस्था को वैसे ही दिखाया गया है जैसे वो रियल में उस टाइम था।
19वीं सेंचुरी का इंग्लैंड का समाज जैसे उस समय था, गरीबों के साथ कैसा करता था, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो विक्टोरियन रियलिज्म यानी कि विक्टोरियन एरा से ये बिलोंग करता है। और विक्टोरियन एरा में जैसे समाज था, जैसे गरीबी थी, अमीर गरीब का भेदभाव, न्याय व्यवस्था जैसे था, सेम वैसे इन्होंने एज इट इज़ दिखाया है। ठीक है। रोमांटिक प्रोज फेवर्स, जो रोमांटिक प्रोज थे लैम, वो फेवर करते थे ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव इमोशन, पॉलिटिकल सटायर या साइंस। तो रोमांटिक प्रोज जैसे कि लैम की राइटिंग फैक्ट या साइंस पर नहीं बल्कि सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सनल इमोशन, पर्सनल यादें, सपनों, इमोशन पे लोग जोर देते थे। रोमांटिक प्रोज स्पेशली लैम वगैरह, ये लोग ना फैक्ट पर नहीं लिखते थे, ये लोग साइंस पर नहीं लिखते थे, बल्कि ये लोग क्या पर्सनल, ठीक है, सब्जेक्टिविटी यानी कि यादें, सपनों और इमोशन पर जोर देते थे। नेक्स्ट पे आएंगे अ पिथी स्टाइल मीन्स। पिथी स्टाइल मतलब क्या होता है? पिथी स्टाइल मीन्स, पिथी मतलब होता है कम शब्दों में बहुत गहरी और मीनिंगफुल बात कहना, मतलब मीनिंगफुल। इसे हिंदी में हम जैसे हम बोलते नहीं है गागर में सागर भरना कहते हैं, तो ये बेकन की स्टाइल थी, कंसाइज एंड मीनिंगफुल, जिसे आप बोल सकते हो एफोरिज्म। ठीक है, अभी मैंने बताया ना जिसे आप एफोरिज्म बोल सकते हो। ठीक है, ये बेकन की स्टाइल थी। सारी स्टाइल आपने याद रखनी है, कौन से राइटर की क्या स्टाइल थी। है 50 क्वेश्चन, लेकिन एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए थे। द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एसे वॉज ड्राइवन बाई, तो पीरियोडिकल एसे का जो उदय हुआ वो किसके द्वारा हुआ? पीरियोडिकल मतलब क्या होता है? पत्रिका, यानी कि पीरियोडिकल्स में एसे छपने की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में कॉफ़ी हाउस कल्चर के कारण हुई। लोग कॉफ़ी हाउस में जमा होते थे, जैसे भाई चाय की टपरी पे वगैरह बैठना, बातें करना, तो लोग वहाँ पे क्या होता था 18वीं सेंचुरी में जो लोग हुआ करते थे ना, वो कॉफ़ी हाउस में जमा होते थे, वहाँ रखी जो मैगजीन्स हुआ करती थी उसको पढ़ते थे, उस पर आर्गूमेंट करते थे, चर्चा करते थे। तो वहाँ पे एक मैगजीन थी द स्पेक्टेटर, उसको भी पढ़ते थे, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही पीरियोडिकल एसे की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विद टेक्स्ट ब्रिजेस द एसे एंड द शॉर्ट स्टोरी। तो कौन सा टेक्स्ट था जो बहुत ही ब्रेज था? एसे एंड द शॉर्ट स्टोरी ऑफ स्टडीज, स्पेक्टेटर क्लब, स्केचेस ऑफ ट्रू, 12 मिलियन ब्लैक वाइसेस। तो ध्यान रखना एडिसन और स्टील द्वारा लिखे गया द स्पेक्टेटर क्लब स्केचेस, ये वाला, ये जो एसे है और कहानी के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। यहाँ पे वही कह रहा है कि कौन सा टेक्स्ट है जो ब्रिजेस का काम करता है एसे एंड द शॉर्ट स्टोरी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना स्पेक्टेटर क्लब स्केचेस, ये जो है ना वर्क, ये एसे और शॉर्ट स्टोरी के बीच एक ब्रिज माना जाता है। इसमें थॉट तो एसे जैसे हैं, लेकिन कैरेक्टर, घटनाएं जो है ना वो शॉर्ट स्टोरी जैसे लगती हैं, जैसे सर रॉजर की जो कहानियाँ हैं। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा? ये था 50 क्वेश्चन, कैसा लगा? और हर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया भी है, समझा के पढ़ाया है ना, जो कि मैंने इसका टेक्स्ट भी पढ़ा दिया था। इतनी ज़रूरत नहीं थी इसको पढ़ाने की, मतलब इतना समझाने की, जो कि इसका हमने थ्योरी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मेरा काम ये है रिकॉल कराना। हम भले ही थ्योरी पढ़ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू जब क्वेश्चन सामने आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज़ें आपको रिकॉल करानी होती है। भले ही थ्योरी आपने पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ा रहेंगे, जब वहाँ पे हम रिकॉल कराएंगे ना, तो आपको और इजी हो जाएगा। वहाँ पे अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी चीज़ें, हाँ ये तो पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फीडबैक, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तब तो वीडियो आएगी। ओके, बाय बाय।